हाँ जी। तो हमने पढ़ा पहले आटम्स के बारे में पढ़ा, आटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मेनली क्या होती है कि जिस ऑर्डर में आपके इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे एक शेल में, वो आप लिख देती हो सिंपल नंबर्स में, एक सिंगल लाइन में। और उसको आप या तो कॉमा से सेपरेट कर सकते हो या तो प्लस की साइन से सेपरेट कर सकते हो। ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाती है। इसके बाद एटम्स ड्रॉ करना सीखे, ऑक्टेट रूल पढ़ा। ऑक्टेट रूल में ये था कि फर्स्ट शेल में जो है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड और थर्ड शेल में जो है मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो किसी भी एटम के लास्ट इलेक्ट्रॉन शेल में प्रेजेंट होते हैं, और ये आपको डायरेक्टली पता चल जाता है ग्रुप नंबर से। जैसे अगर आप यहाँ पे ग्रुप 1 के एलिमेंट्स देख रही हो तो सबके लास्ट शेल में हमेशा 1 इलेक्ट्रॉन होगा और वो उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 में हर एलिमेंट के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 में 3, 4 में 4, 5 में 5। और जो ये लास्ट हमारा ग्रुप है इसका शेल हमेशा कंप्लीट होता है, तो ये बॉन्डिंग भी नहीं करता। फिर हमने पढ़ा था कि एटम्स को या एलिमेंट्स को बॉन्ड बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो एटम्स बॉन्ड इसलिए बनाते हैं क्योंकि उनको जो है वो स्टेबल नहीं होते, और वो स्टेबल इसलिए नहीं होते क्योंकि जो उनका लास्ट आउटर शेल है वो कंप्लीट नहीं होता, फुल नहीं होता। तो पहली तरीके की बॉन्डिंग हमने पढ़ी थी वो थी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो है बॉन्ड फॉर्म होता है। मेटल जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, और नॉन मेटल जो है वो उस डोनेटेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के ऊपर, मेटल और नॉन मेटल जो पहले एटम थे अब आयन बन जाते हैं, और दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं। जो डोनेट करता है, मेटल्स जो डोनेट करते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेंगे उतना पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वाइस वर्सा के जितने एक्सेप्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वो उस पे, नॉन मेटल पे। और इसी तरीके से जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस आएंगे तो उनमें अट्रैक्शन क्रिएट होगी और वो बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। इस तरीके से हमारा लैटिस भी बन जाता है। आयनिक कंपाउंड जो है वो पूरा लैटिस के स्ट्रक्चर में होता है, अल्टरनेटिंग उससे आयन से, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। फिर हमने पढ़ा था कि देखो जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में तो होती है, बट जितने इलेक्ट्रॉन्स मेटल डोनेट करेगा तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को कोई एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक एलिमेंट ए है जो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है और एलिमेंट बी खाली एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, नहीं। तो फिर उनके बीच में बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। फिर हमें 2 एटम्स चाहिए होंगे बी के, क्योंकि ए जो है एलिमेंट ए 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, तो हमें 2 एटम्स चाहिए होंगे बी के, क्योंकि हर एटम बी का एक इलेक्ट्रॉन ही एक्सेप्ट कर सकता है मैक्सिमम। फिर हमने ये सीखा था, और इसके बाद कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए थे हमने। और इसके बाद आ गई थी कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 2 मेजर डिफरेंसेस है आयनिक और कोवेलेंट, वैसे तो बहुत सारे, मेजर 2 हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग में नॉन मेटल्स के बीच में होता है बॉन्डिंग, और आयनिक बॉन्डिंग में जो है मेटल्स के बीच में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में होती है। सेकेंडली आयनिक कंपाउंड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कोवेलेंट बॉन्डिंग में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो उसके बाद हमने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ी थी। हम सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, और ट्रिपल बॉन्ड भी फॉर्म हो सकता है, ठीक है। और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो भी ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। सब क्लियर है। और फिर हमने आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग के डिफरेंसेस पढ़े थे सारे। तो उसकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, उसकी कंपैरेटिवली वीकर होती हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में फर्क होता है, क्योंकि आयनिक बॉन्ड में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, तो ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी उनको तोड़ने के लिए। और आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई कंडक्टिविटी, बट सिर्फ मोल्टन या एक्वस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स नहीं करते कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवेलेंट कंपाउंड्स किसी भी स्टेट में नहीं करेंगे कंडक्ट। आयनिक कंपाउंड्स जो है सॉल्युबल होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स जो है वो
इनसॉल्युबल होते हैं। इसका लैटिस स्ट्रक्चर होता है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। सब क्लियर है? जी। अच्छा, फिर अब आओ मेटालिक बॉन्डिंग पर। ये मेटालिक बॉन्डिंग ना मेटल्स के अंदर होती है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेटल्स, दो तरह के मेटल्स एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्म करते हैं, नहीं। मेटल के एक सिंगल मेटल, जैसे मैं कोई भी ले लूं आयरन, तो मैं सिर्फ उसके अंदर जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसी को हम मेटालिक बॉन्डिंग बोलते हैं। तो मेटालिक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग दैट अकर्स बिटवीन मेटल के एटम्स। सही है। इन मेटालिक बॉन्डिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर डीलोकलाइज्ड। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? जो बिल्कुल लास्ट शेल में होते हैं। तो जो लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी शेल में नहीं रहते, वो शेल से बाहर निकल आते हैं और मूव फ्रीली थ्रू आउट द स्ट्रक्चर क्रिएटिंग अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये देखो, ये सारे जो है ये आपका मेटल का एटम है, ये भी मेटल का एटम है, सारे मेटल के एटम है। और ये छोटे छोटे जो है ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, उनमें से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल गए हैं। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। तो ये जो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं ना, तो इसको हम सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। सही है। The valence electrons are delocalized and move freely throughout the structure, creating a sea of electrons. और उसके जो की फैक्टर्स क्या क्या है? एक तो वही है कि इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, metallic bonding, the valence electrons are not strongly attached to any particular atom but are instead free to move throughout the entire metal lattice. The positive metal ions are held together by this shared electron cloud. इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि देखो, वैसे जब मैं एक एटम की बात करती हूँ या जितने भी हमने बॉन्डिंग पढ़ी है, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहा होता है। लेकिन ये चीज होती है मेटालिक बॉन्डिंग में। और इसमें क्या होता है, जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाता है। इन पे नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ऑब्वियसली इन पे नेगेटिव चार्जेस होंगे क्योंकि ये नेगेटिव होते हैं। तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन बन जाती है यहाँ पे। और ये इस तरीके से हमारे मेटालिक बॉन्डिंग होती है। बेसिकली मेटल का स्ट्रक्चर होता है। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं। स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी देखो, कोई भी चीज, कोई भी एलिमेंट, कंडक्ट एलिमेंट हो गया, कंपाउंड हो गया, कुछ भी हो गया, तब तक इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा जब तक उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। हमने पढ़ा है कि मेटल्स आर वेरी गुड एक्सीलेंट कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कैसे कंडक्ट करते हैं? वो इसलिए कंडक्ट करते हैं क्योंकि उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लैटिस में जो आयनिक कंपाउंड का लैटिस होता है उसमें ये नहीं था। इसीलिए सॉलिड जब होता है, आयनिक कंपाउंड कोई भी सॉलिड होता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। मोल्टन फॉर्म में जब आते हैं तब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। वो सॉल्युबल जो सॉरी एक्वस या मोल्टन स्टेट में आता है, तब उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेटल सॉलिड स्टेट में भी मेटल्स जो हैं वो सॉलिड स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सही है। और मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं मेटल्स। मैलिएबल और डक्टाइल का क्या मतलब है कि ये देखो, इस तरीके मैलिएबल का मतलब होता है कि वो बेसिकली उनकी शेप चेंज की जा सकती है विदाउट ब्रेकिंग देम। और डक्टाइल का मतलब होता है कि उनसे वायर्स बना सकते हैं हम। थिन वायर्स जो होते हैं वो बन सकते हैं उस किसी भी चीज से, अगर कोई डक्टाइल है तो। मेटल्स जो होते हैं वो दोनों मैलिएबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल क्यों होते हैं? क्योंकि देखो उनके लेयर्स हैं, ये लेयर्स में अरेंज है। तो मैं इसकी शेप जो है, अगर यहाँ से मैं हैमर करूंगी ना इसको, तो इसका ये वाला लेयर स्लाइड पास कर जाएगा इससे, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि टूटने के लिए तो बिल्कुल अलग होना पड़ता है। बट यहाँ पे ये बस लेयर जो है वो आगे बढ़ जाएगा थोड़ा सा और इसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो इस वजह से जो मेटल्स होते हैं वो मैलिएबल होते हैं। और डक्टाइल भी इसी वजह से होते हैं कि वो जो है थिन वायर्स में, हम बिल्कुल थिन थिन वायर्स में उनको हैमर कर सकते हैं। फिर जो है मेटालिक लैटिस स्ट्रक्चर, रेगुलर अरेंजमेंट होती है पॉजिटिव मेटल आयंस की। रेगुलर अरेंजमेंट है ना, ये लाइन में अरेंज है। और जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। फिर आता है अलॉयज। अलॉयज क्या होते हैं? अलॉयज आता है मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय ऐसा बेसिकली मिक्सचर होता है, अब केमिकली बॉन्डेड नहीं, फिजिकली मिक्स्ड होते हैं। फिजिकली मिक्स्ड मेटल्स होते हैं
जो हम इसलिए अलॉयज बनाते हैं, इसलिए उनको हम मिक्स करते हैं क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टीज फॉर्म होती है ना, फिर ऐसी प्रॉपर्टीज किसी भी इंडिविजुअल मेटल के पास नहीं होती। तो जो न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे लिए हेल्पफुल होती है। सही है। हो सकता है बहुत तरीके के मेटल्स हम मिक्स करके अलग अलग तरीके के अलॉयज बना सकते हैं और बनाते भी हैं। किसी में स्ट्रेंथ होती है, किसी का रेजिस्टेंस होती है, किसी में कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, किसी में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाता है। तो जो भी उसका यूज होगा उसके हिसाब से हम अलॉयज बनाते हैं। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या क्या होती है? हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है, मैलिएबिलिटी होती है, डक्टिलिटी होती है, एंड एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, आगे समझ मेटालिक बॉन्डिंग की। जी। अब एक काम करो, शुरू से यहाँ से रीडिंग करो मेटालिक बॉन्डिंग की। Metallic bonding is a type of chemical bonding that occurs between metal atoms. In metallic bonding, the valence electrons are delocalized and move freely throughout the structure, creating a sea of electrons. Key factors are electron sea model. In metallic bonding, the valence electrons are not strongly attached to any particular atom, but are instead free to move throughout the entire metal lattice. The positive metal ions are held together by this shared electron cloud. Delocalization of electrons. The valence electrons in metallic bonding are delocalized, meaning they are not associated with individual atoms but can move freely within the lattice structure. Strength and conductivity. Metallic bonding is strong due to electrostatic attraction between positively charged metal ions and negatively charged electrons. This strength, this strength leads to high melting and boiling points of metals. Additionally, the delocalized electrons are free to move, allowing metal to conduct heat and electricity effectively. Malleability and ductility. Metallic bonding give metals their characteristics, malleability and ductility. The delocalized electrons can easily slide past one another, allowing the metal to be hammered or drawn into thin wires. Metallic lattice structure. Metals have a regular arrangement of positive metal ions in a sea of delocalized electrons. This arrangement forms a closely packed lattice structure. Alloys. Alloys are a mixture of two or more metals along with other elements. Metallic bonding allows for the reaction of alloys by the substitution of one metal atom with another in the metal lattice. Alloys often possess improved properties such as increased strength, hardness, and resistance to corrosion. Properties of metals. Metallic bonding is responsible for various properties of metals, including high thermal and electrical conductivity, malleability, ductility, and the ability to withstand high temperatures and pressure. Overall, metallic bonding is a type of bonding that occurs in metals, allowing for the unique properties and characteristics of metallic substances. सही है, आगे ही समझ जी क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? नहीं। सही है। अच्छा जी। अब आओ देखो, हमने पढ़ा था कि कोवेलेंट स्ट्रक्चर जितने भी होते हैं ना, वो नॉन मेटल्स के बीच में होते हैं और वो इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते। और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं होते इसमें। इवन आयनिक बॉन्डिंग से भी वीकर बॉन्डिंग होती है। बट कुछ एक्सेप्शंस आती हैं। कुछ एक्सेप्शंस जो है, वो 3 एक्सेप्शंस हैं जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो हैं तो कोवेलेंटली बॉन्डेड ही, बट उनकी स्ट्रेंथ जो है वो आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा है। इनको ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स। और जो पहला जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है ना, वो डायमंड है। अब डायमंड क्या है? डायमंड सिंपल कार्बन है, वो किसी भी चीज से नहीं बना, सिर्फ कार्बन से बना हुआ। और कार्बन से किस तरीके से बना हुआ है कि एक कार्बन जो है ना, वो 4 कार्बन से अटैच होता है। हर एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से अटैच होगा। तो अगर ये कार्बन था
ये इस कार्बन से अटैच है, इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से। तो अब ये वाला कार्बन भी अटैच होना चाहिए 4 कार्बन से। अब ये एक से अटैच हो गया, फिर मजीद हम बना देंगे कि ये इससे भी अटैच है, इससे भी अटैच है और इससे भी अटैच है, ये भी इससे भी है, इससे भी है, इससे भी, सारे जो है हमें 4 बनाने। फिर जो ये बनेगा ये मजीद 3 से और अटैच होगा क्योंकि एक से ये ऑलरेडी अटैच है। तो ये करते करते स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है हमारा। तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा कार्बन जो है वो कोवेलेंटली बॉन्डेड है। ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। ये कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन का, फिर कार्बन इससे करेगा, इससे करेगा, इससे करेगा, ये हमारा फॉर्म है कार्बन जो है, सिंपल। ठीक है, बट जो डायमंड है ना, डायमंड इतना हार्ड सब्सटेंस बन जाता है ये इस तरीके की बॉन्डिंग की वजह से कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। इवन जो ड्रिल मशीन्स होती है ना, जो बहुत ही नॉर्मल वाली ड्रिल मशीन्स तो फिर इतनी स्ट्रांग नहीं होती, बट जो बहुत हाई लेवल पे ड्रिल मशीन्स यूज होती है जमीन को खोदने के लिए या इस तरीके से बड़ी बड़ी स्ट्रक्चर्स को ड्रिल ड्रिल थ्रू करने के लिए, तो उसमें जो ड्रिल होती है उसमें डायमंड लगा हुआ होता है क्योंकि डायमंड होता ही इतना हार्ड है। इवन तो वो एक्सपेंसिव होता है बट उसका लेयर चढ़ा देते हैं क्योंकि इतना हार्ड होता है कि आराम से ड्रिल किया जा सकता है। सही है। तो और जो है उसका क्या कहते हैं, ये इतनी हार्डनेस है तो और बॉन्ड्स इतने स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियस सी बात है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत हाई होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। उसके बाद डायमंड जो है वो इनसॉल्युबल होता है और ट्रांसपेरेंट होता है, रिफ्लेक्टिव होता है, लाइट रिफ्लेक्ट करता है। डायमंड्स जो होते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। और जो है डायमंड्स वगैरह में यूज होता है और कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। डायमंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ठीक है, फिर हमारा दूसरा स्ट्रक्चर आता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट भी है वही चीज, कार्बन कार्बन ही है, बट जो है डायमंड से थोड़ा सा अलग है उसका स्ट्रक्चर। अब उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से कि एक कार्बन जो है ना सिर्फ 3 कार्बन से अटैच होगा। यहाँ पे एक कार्बन जो है 4 कार्बन से अटैच होता था। पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में सिर्फ ये डिफरेंस है कि एक कार्बन जो है अब वो 4 के बजाय 3 कार्बन से अटैच होगा, इससे 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 इसी तरीके से ये तो ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना, ये हेक्सागोनल रिंग्स कहलाती है। ठीक है, हेक्सागोन हो गया ना, 6 साइड्स के साथ है। तो जो ये है ये हेक्सागोन 6 साइड्स के साथ, हाँ 6 साइड्स के साथ है और इसमें 6 कार्बन भी हैं। 6 कार्बन है तो इसको हेक्सागोनल रिंग्स बोलते हैं। और ये इस तरीके से रिंग्स फॉर्म करती हैं और जो है लेयर्स में अरेंज होता है। ये जो पूरा लेयर है रिंग्स का, ये एक लेयर होगा और उसके नीचे उससे बॉन्डेड नहीं होगा, उसके नीचे एक और लेयर होगा और इनके बीच में एक सिर्फ अट्रैक्शन होगी, बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ अट्रैक्शन होंगी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी इन दोनों लेयर्स के बीच में। ठीक है, और जो है अब देखो, ये तो इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि इसका, क्योंकि कार्बन के पास टेंडेंसी होती है 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म करने की, क्योंकि वो ग्रुप आई थिंक ग्रुप किस में होता है, ग्रुप 4 में होता है। तो ग्रुप 4 में जब होता है तो वो मजीद 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। अब यहाँ पे जब उसने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म किया है तो इसका मतलब कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं, पर अभी भी उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो जहां भी जिस भी एटम के पास, जिस भी स्ट्रक्चर के पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन होगा तो फिर जो है वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। तो ये ग्रेफाइट, ऑल्दो डायमंड इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर। और ग्रेफाइट क्या होता है, ये जो हमारी पेंसिल में लेड होती है ये मेनली ग्रेफाइट होता है। और ग्रेफाइट को जब हम, ग्रेफाइट इतना अच्छा कंडक्टर है कि जब हम उसके थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ग्लो करना शुरू कर देता है, रेड हो जाता है, ब्लैक से वो रेड हो जाता है ग्लो करते हुए क्योंकि वो इतना अच्छा कंडक्टर है। ठीक है, और जो है ये डायमंड हमारा बहुत ही हार्ड सब्सटेंस था, बट जो ग्रेफाइट है वो सॉफ्ट और स्लिपरी होता है, जिसकी वजह से लुब्रिकेंट्स में इस्तेमाल होता है। एज अ लुब्रिकेंट भी इस्तेमाल होता है और लुब्रिकेंट्स में भी इस्तेमाल होता है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है। और इसके भी क्या कहते हैं,
मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, बट कार्बन सॉरी डायमंड से कम होता है, ठीक है। और जो है इसका कलर, अब डायमंड ट्रांसपेरेंट था, ये होता है ब्लैक कलर का, जैसे हमारी ग्रे ब्लैक कलर का होता है, ओपेक कलर का। ओपेक होता है जो अपने थ्रू लाइट को पास नहीं होने देता, तो ओपेक क्योंकि ऑब्वियसली उस पर कलर है तो वो ओपेक ही है। और ब्राउन ग्रे इस तरीके का उसका कलर होता है। अब आप देख लो, देखो डायमंड भी है, क्या कहते हैं, कार्बन ही है, और ग्रेफाइट भी हमारा कार्बन ही है, सिर्फ उसकी बॉन्डिंग में फर्क है, बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर में फर्क है। इस तरीके से जो चीजें होती है ना, कि ये भी कार्बन से बना हुआ है, ये भी कार्बन से बना हुआ है, तो इसको हम एलोट्रोप्स बोलते हैं, कि एक ही चीज के दो अलग अलग फॉर्म। तो ये भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है, और जो ग्रेफाइट है वो भी कार्बन है, तो हम इसको कार्बन के एलोट्रोप्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट चीज जो आती है हमारी, लास्ट जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है, वो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर जो है ना, वो बिल्कुल डायमंड की तरह है, एक्सेप्ट कि एक सिलिकॉन का एटम जो है वो मजीद तीन नहीं 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होता है। एक सिलिकॉन का एटम जो है वो 4 ऑक्सीजन एटम से बॉन्डेड होता है। ये एक है सिलिकॉन का एटम, और ये 4 जो है ये ऑक्सीजन के एटम, हाँ ऑक्सीजन के एटम्स हैं, ठीक है। बट इसका फॉर्मूला जो होता है ना, वो SiO2 होता है, ठीक है। क्यों SiO2 होता है? देखो, ये जो होता है अरेंजमेंट इसकी किस तरीके से होती है, कि अगर ये देखो, ये सिलिकॉन का एटम है ना, तो 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन है। तो ये इसकी अट्रैक्शन इस तरफ होती है, इसकी अट्रैक्शन इस तरफ होती है, तो जो ओवरऑल इफेक्ट आता है ना, वो एक ही ऑक्सीजन का आ रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन आ रही होती है। तो बस जो ओवरऑल इफेक्ट आ रहा होता है ना इस सिलिकॉन के एटम पे, वो सिर्फ दो ऑक्सीजन एटम्स का आ रहा होता है। इस वजह से इसका फॉर्मूला जो है वो SiO2 है। और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल डायमंड की तरह ही होती हैं, इतने बिल्कुल तो नहीं बट काफी मिलती जुलती होती हैं, कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होता है, और हार्ड होता है। सिलिका जो है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, वो काफी हार्ड होती है, इनसॉल्युबल होता है, और जो है कंडक्टर नहीं होता है, क्योंकि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, और ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है, ठीक है। अब समझ आ गई तीनों की? जी। इसकी भी रीडिंग कर लो डायमंड से। अच्छा, giant covalent structures, diamond structure. Each carbon atom forms 4 covalent bonds in a tetrahedral arrangement, creating a three-dimensional crystal lattice structure. Properties. Hardness. Diamond is the hardest naturally occurring substance due to its strong covalent bonds. High melting and boiling points. It has high melting point of 35,050 Celsius and a boiling point over 4,000 Celsius due to its strong intermolecular forces. Insoluble. Diamond is insoluble in all solvents due to its three-dimensional structure, transparent and refractive. Diamond exhibits high refractive index and exceptional clarity, making it suitable for jewelry and cutting tools. Non-conductive. Diamond does not conduct electricity due to the lack of free electrons. Graphite structure. Each carbon atom forms 3 covalent bonds in a trigonal planar arrangement, creating layers of hexagonal rings stacked on top of each other, held by weak forces called the London dispersion. Properties soft and slippery. The layers in graphite can slide over each other, easily giving it a slippery feeling. High melting and boiling point. Graphite has a melting point of around 400,000 Celsius due to its strongly covalent bonds within the layer.
conductivity. Graphite can conduct electricity in the plane of its layers due to presence of delocalized electrons. Insoluble. Graphite is insoluble in solvents due to its layered structure. Dark color. Graphite is black due to its strong absorption of light in the visible spectrum. Silicon dioxide. Structure. Each silicon atom is covalently bonded to 4 oxygen atoms in a tetrahedral arrangement, creating a continuous three-dimensional network of SiO2. Properties: high melting and boiling point. It has a high melting point of 1710 Celsius and a boiling point above 2000 Celsius due to strong covalent bonds. Hardness: silicon dioxide is hard due to its strong covalent bonds. Insoluble: SiO2 is insoluble in most solvent, including water, due to its structure. Electrical properties: pure SiO2 is an insulator, but when doped with certain impurities, it can become a semiconductor used in electronic devices. Transparent: silicon can be transparent and can be used in glass manufacturing. Similarity. ये मैं समझा देती हूँ, फिर पढ़ लेना। अच्छा, मुझे ये बोलना था कि हाँ, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है, इसका नाम होता है जो अट्रैक्शन जो होती है ना, मैंने आपको बोला बॉन्डिंग नहीं होती, सिर्फ अट्रैक्शन होती है। तो जो अट्रैक्शन होती है इसको लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलते हैं। सिर्फ बता रही हूँ आपको, वैसे पता नहीं होना चाहिए, इस लेवल पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, सिमिलैरिटीज और जो है डिफरेंसेस क्या होते हैं ग्रेफाइट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और डायमंड के बीच में? तो सिमिलैरिटी तो यही होती है कि तीनों के पास जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, तीनों जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, और दे ऑल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इनसॉल्युबल होता है सॉल्वेंट्स में, ठीक है। तीनों इनसॉल्युबल है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए जायंट कोवेलेंट जायंट कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। नहीं, कंपाउंड्स तो सिर्फ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, हाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, बाकी ये जायंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, क्योंकि डायमंड और ग्रेफाइट जो है वो कंपाउंड्स नहीं है, एलिमेंट्स है। अच्छा जी, डिफरेंसेस क्या होते हैं? अब डिफरेंसेस ये कि और सिलिकॉन नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और जो ग्रेफाइट है वो लेयर्स में है। ये नेटवर्क हो रहा है ना, पूरा स्ट्रक्चर नेटवर्क स्ट्रक्चर है, और इसका जो है ये लेयर्स में फॉर्म हो रहा है। और डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फॉलोड बाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और जो ग्रेफाइट है वो हार्ड नहीं है, वो कभी भी हार्ड नहीं होता, वो सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है, इसी वजह से वो लुब्रिकेंट्स में यूज होता है। और ग्रेफाइट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड दे बोथ आर नॉन कंडक्टिव। क्यों? क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। ग्रेफाइट में जो कार्बन होता है वो 3 कार्बन से बॉन्डेड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन अभी भी उसके पास होता है, वो फ्री होता है और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। डायमंड एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड आर ट्रांसपेरेंट बट ग्रेफाइट इज ओपेक। ग्रेफाइट का जो कलर होता है वो ग्रे ब्लैक होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड कैन एग्जिस्ट इन अमोर्फस फॉर्म व्हाइल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन। क्रिस्टल्स और अमोर्फस ये 2 फॉर्म्स हैं, और जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है वो डायमंड और ग्रेफाइट की होती है, और जो सिलिकॉन है वो अमोर्फस में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि ग्लास वगैरह कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जो होते हैं ना, ये स्टेट होता है बेसिकली, एलोट्रोप होते हैं, वो इस तरीके से एग्जिस्ट होते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। एक अगर मैं छोटी सी समरी दे दूं तो सिंपल सा है कि एक तो हमने पढ़ा ही है सब कि एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स थ्रू केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग होती है, केमिकल बॉन्डिंग occurs when atoms share, gain या lose electrons to achieve a stable electronic configuration। और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी होती है? जो आउटर शेल जिसमें कंप्लीट होता है। The main types of chemical bonding are ionic bonding, covalent bonding and metallic bonding. Ionic bonding metals और non-metals के बीच में होती है, covalent bonding non-metals के बीच में होती है, और metallic bonding सिर्फ metals में होती है। Ionic bonding occurs between a metal and non-metal where atoms transfer electrons to form ions with opposite charges. These charges then attract each other and form an ionic compound. वही है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है जिसकी वजह से जो है दोनों जो लूज कर रहा होता है और जो गेन कर रहा होता है,
दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं और ऑपोजिट चार्जेस आ जाते हैं, और फिर उन दोनों आयंस में अट्रैक्शन फॉर्म हो जाती है, जिसकी अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से वो कंपाउंड फॉर्म कर देते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जो होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग occurs between non-metals where atoms share electrons to achieve a complete outer shell. This results in the formation of molecules. ठीक है, जो मॉलिक्यूल्स हमारे होते हैं वो इस तरीके से डायटोमिक मॉलिक्यूल्स स्पेशली इस तरीके से फॉर्म होते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Metallic bonding occurs between metal atoms where outer electrons are um, delocalized and form sea of electrons. This gives metal their characteristic properties such as conductivity and malleability. वही है कि जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, वो डिलोकलाइज हो जाते हैं सारे एटम्स में से, और पॉजिटिव आयंस रहते हैं आपके पास और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं. The octet rule states that the atoms tend to gain, lose, or share electrons until they have a full outer shell with 8 electrons या 2 electrons होने चाहिए. Valence electrons are the electrons in the outermost shell of an atom that participate in bonding. वही है जो लास्ट शेल में होता है, बॉन्डिंग जिसकी वजह से जिससे होती है. अगर लूज या शेयर कर रहे हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये सबसे लास्ट शेल में होते हैं. शेयर भी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स तो भी इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में होना चाहिए. The combining capacity of atom is determined by its valency, which is usually equal to the number of electrons needed to achieve a full outer shell. अच्छा देखो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो उसमें प्रेजेंट होते हैं, और वैलेंसी ये होती है कि वो एटम जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा या गेन करेगा टू अचीव अ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सही है. तो जैसे सोडियम होता है, सोडियम में खाली एक इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में होता है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक ही होंगे, बट उसको फिर एक ही इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है अपना इलेक्ट्रॉन शेल फिल करने के लिए, तो उसकी वैलेंसी भी 1 होगी. ठीक है. बट ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में क्या फर्क है. Atoms can combine in fixed ratio to form compounds. For example, H2O always consists of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. वही है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आयनिक कंपाउंड में, तो जितना एलिमेंट एक डोनेट करे उसको एक्सेप्ट करने वाले भी इतने ही चाहिए, और वो जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. और जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें भी डिपेंडिंग ऑन द एटम कि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और कितने उसको मजीद चाहिए, वो उस हिसाब से शेयर करके कंपाउंड फॉर्म करेगा और हमेशा उसी रेशो में वो फॉर्म करेगा. जैसे वाटर की एग्जांपल दी हुई है कि वाटर जो है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तब वाटर फॉर्म होता है, तो हमेशा यही होगा. ऐसे नहीं होगा कि कभी 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ने बॉन्ड फॉर्म कर लिया. नहीं, हमेशा 2 हाइड्रोजन चाहिए होंगे और 1 ऑक्सीजन चाहिए होगा. ठीक है, सब क्लियर है. जी. कोई कंफ्यूजन चैप्टर 4 में? नो. सही है.